दोस्तों रशिया और यूक्रेन में जंग चल रही है। 24 फरवरी 2022 रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है और अगर अभी तक यूक्रेन का डेथ टोल देखा जाए तो तकरीबन 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 17,000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। दोस्तों ये जंग अभी चल ही रही है कि 7 अक्टूबर 2023 गाजा इसराइल पे हमला कर देता है। A massive surprise attack on Israel by Hamas, the group that controls Gaza, has quickly escalated into the most intense conflict in decades. इस हमले में इसराइल के तकरीबन 1400 लोग मर जाते हैं, लेकिन गाजा की बात करें तो अभी तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इन तस्वीरों की तरफ जरा गौर से देखिए, जिन्हें देख के किसी पत्थर दिल की भी रूह कांप जाए। इन बच्चों की तरफ जरा देखिए, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि आखिर उन्हें मारा क्यों जा रहा है। दोस्तों ईरान की बात करें तो वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, अगर इसराइल ने गाजा के इनोसेंट लोगों पे एयर स्ट्राइक करना बंद नहीं किया तो जितने भी लोग इस चीज के खिलाफ है उन्हें फिर कोई रोक नहीं सकता। वहीं पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा वो प्राउड फील करते हैं इसराइल सपोर्ट करते हुए, और साथ में ये भी कहते हैं कि वो इसराइल के लोगों के साथ खड़े हैं। दोस्तों बात अगर मीडिया की करें तो हर कोई ऐसा बता रहा है कि 7,000 से भी ज्यादा लोग गाजा में मारे गए, फिर चाहे वो अल जजीरा हो, ART वर्ल्ड हो, द इकोनॉमिक टाइम्स हो, पाथ नेटवर्क हो, बैरॉन्स हो, डेली सबा हो, यहाँ तक कि इसराइल की खुद की न्यूज मीडिया कंपनी द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कंफर्म किया कि गाजा का डेथ टोल 7,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट जियो बाइडेन ने कहा कि मुझे यकीन नहीं कि फलस्तीनियन सच बोल रहे हैं कि गाजा में इतने लोगों की मौत हो गई। What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. दोस्तों वहीं पे टर्की के प्रेसिडेंट ताइप एर्दोगान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बस अपने होमलैंड को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के फेडरल मिनिस्टर ईडी ह्यूसिक ने कहा फलस्तीनियंस को हमास की वजह से पनिशमेंट मिल रही है। दोस्तों अब जितने भी इवेंट्स हुए, क्या हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हर कंट्री अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रही है गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर? लेकिन मसला ये है, ओपिनियन तो कानून बनाने के टाइम पार्लियामेंट में शेयर होता है, ओपिनियन तो फैमिली मेंबर्स में शेयर होते हैं कि बेडरूम का इंटीरियर डिजाइन कैसा या कौन सी कार हमें लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हजारों में लोग मारे जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक्स की वजह से कितने घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लाखों में लोग जख्मी पड़े हैं। यहाँ पे कोई अपना ओपिनियन तो शेयर नहीं कर सकता। तो क्या है ये, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं? I did. An untold quantities of energy. दोस्तों ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट आज चल रहे हैं, क्या ये हमें वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहे हैं? इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 दुनिया की पहली खतरनाक जंग मानी जाती है, जिसमें लोगों ने हद से भी ज्यादा सफरिंग्स और डेथ टोल्स देखे। ये जंग कितनी खतरनाक रही होगी इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 1.7 करोड़ से भी ज्यादा हुई। दोस्तों 19th सेंचुरी के एंड में हर कंट्री डेवलपमेंट की रेस में लगी हुई थी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज। नए नए इन्वेंशंस किए जा रहे थे, जैसे मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हुए जो हमारी इस पूरी कहानी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला पॉइंट ये है, जब ये नई नई इन्वेंशंस जन्म ले रही थी उसी बीच कंट्रीज के आपस में ट्रीटीज साइन हो रहे थे। इसके हिसाब से अगर किसी एक कंट्री पे हमला होता है तो दूसरी कंट्री उसकी मदद के लिए आएगी। दोस्तों बहुत सारी अलायंसेस हुई, जिसका नतीजा ऐसा निकला कि नेशंस 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए।
दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेशनलिज्म, मतलब प्राउड फील करना अपनी कंट्री पे, आइडेंटिटी पे, अपने कल्चर पे, अपने मजहब के लोगों पे, और ऐसी सोच रखना कि हमारा नेशन बाकी सब नेशन से आगे है और आगे रहना चाहिए। दोस्तों, अलायंस सिस्टम और नेशनलिज्म के बाद तीसरा पॉइंट था इंपीरियलिज्म, मतलब अपनी अपनी कंट्री को एक्सपैंड करने की दौड़। और फोर्थ पॉइंट था मिलिटरिज्म, हर कंट्री अपनी अपनी आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बना रही थी, नए नए वेपन्स की इन्वेंशन करके, जैसे मशीन गन्स, टैंक्स, नेवल शिप्स एटसेट्रा। दोस्तों, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 4 पॉइंट्स 4 बड़े डायनामाइट के पहाड़ हैं जिन्हें फिर से इस दुनिया पे बनाया गया है। और गाजा इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट उस माचिस की तीली की तरह काम कर सकता है जिससे ये 4 डायनामाइट के पहाड़ एक बड़े खतरनाक धमाके में बदल सकते हैं। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 में अलायंसेस और नेशनलिज्म की वजह से नेशंस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे, गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज कुछ सेम देखने को मिल रहा है, जहां बहुत सारी कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, कतर, लेबनान, सीरिया, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में कंट्रीज आती है वो गाजा का साथ दे रही है। रही बात हमारे तीसरे पॉइंट इंपीरियलिज्म की, तो रशिया यूक्रेन वॉर और गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी तो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने की कोशिश है। जहां रशिया ने यूक्रेन का कुछ हिस्सा इन्वेड कर लिया, वहीं इसराइल गाजा को इन्वेड करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप गाजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना ली है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पे जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट मिलिटरिज्म की, जिसमें मैंने कहा था कि हर कंट्री नए वेपन्स इन्वेंट कर रही थी अपने आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। और ये बात जानते हुए वर्ल्ड वॉर 1 में मिलिटरिज्म एक बेसिक कॉज रहा था, तब भी ये रुका नहीं। कितनी सारी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, जैसे अनमैन्ड एरियल वेपन्स, साइबर वेपन्स, नेवल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। दोस्तों, यहाँ पे हमने आज के इवेंट्स को वर्ल्ड वॉर 1 के वजूहात से मिलाने की कोशिश की, और तकरीबन 90% आज के इवेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के इवेंट्स से मैच हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है मानो इतिहास करवट बदल के वापस आ रहा है। चलिए अब वर्ल्ड वॉर 2 की वजूहात को आज के इवेंट्स से मिलाने की कोशिश करते हैं। Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. दोस्तों, ये बात सच है। जब 1990 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो एक फेमस पीस ट्रीटी साइन की गई थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से जानते हैं। और इस ट्रीटी का आर्टिकल 231 ये कहता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ वो सब जर्मनी को देना होगा, जिसकी वजह से जर्मनी की हालात खराब हो जाती है, जीडीपी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हद से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी बीच हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जिस पे पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का इल्जाम लगाया जाता है, और ये कैरेक्टर था एडोल्फ हिटलर। Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen den Staat. जो जर्मनी का डिक्टेटर बन जाता है और जो हर कदम पे इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल के खिलाफ जाता था। जैसा मैंने कहा था, ट्रीटी ऑफ वर्साई एक पीस ट्रीटी थी, लेकिन हिटलर ने जर्मनी में अपने कदम जमाते ही ऑस्ट्रिया को इन्वेड कर लिया। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि फिर से कोई खून खराबा ना हो, इसलिए ऑस्ट्रिया का पार्लियामेंट डिसॉल्व किया जाता है और बिना किसी खून खराबे के ऑस्ट्रिया जर्मनी को दे दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हिटलर की नजर पड़ती है चेकोस्लोवाकिया पे, और चेकोस्लोवाकिया का एक रीजन है सुडेटनलैंड, जहां पे हिटलर क्लेम करता है कि इस रीजन में जर्मनी पीपल रहते हैं, इस वजह से ये रीजन तो जर्मनी के साथ मिलना चाहिए। फिर से कोई खून खराबा ना हो, इसलिए उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एन चैम्बरला सितंबर 1938 को एक म्यूनिक एग्रीमेंट साइन करते हैं।
और इस एग्रीमेंट के तहत सुडेटनलैंड जर्मनी को दिया जाता है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा गया था कि जर्मनी इसके बाद अमन कायम करेगा, लेकिन इस एग्रीमेंट को तोड़ने में कुछ महीने ही लगे कि जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड कर लिया। दोस्तों, 1938 से लेकर 1940 तक सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जर्मनी अपने आसपास के जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इन्वेड कर लेता है। ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स और फ्रांस। दोस्तों, हमारा वर्ल्ड वॉर 2 तो 1939 को ही शुरू हो गया था, जब हिटलर ने पोलैंड इन्वेड कर लिया था। लेकिन आग तब भड़क उठती है जब हिटलर सोवियत यूनियन पे अपनी नजरें डाल देता है। इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई इस वॉर में, जैसे यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया एटसेट्रा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 का मेन रीजन इंपीरियलिज्म ही रहा, जहां एडोल्फ हिटलर ने अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहा, जिसका नतीजा ऐसा निकला कि पूरी दुनिया में 70 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए। गाजा और इसराइल की बात करें तो इसराइल ने अभी गाजा को पूरी तरह इन्वेड नहीं कर लिया, लेकिन अगर करता है तो क्या गाजा के अलाइड कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, कतर, लेबनान, सीरिया, क्या ये सब कंट्रीज चुपचाप तमाशा देखेंगी? दोस्तों, वैसे ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि 27 अक्टूबर की शाम को इसराइल गाजा पे ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करता है, जिसपे सऊदी अरेबिया यूएस को वार्न करता है कि इसराइल का ग्राउंड इन्वेजन पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं पे ईरान भी यूएस और इसराइल को वार्न कर रहा है कि गाजा में जीनोसाइड कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. इस बात से हमें यह साफ साबित हो रहा है कि गाजा की जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सब की उंगलियां ट्रिगर पर है। लेकिन अगर इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री ने भी इंटरफेयर किया तो इसराइल के सपोर्टर्स जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी वो चुपचाप बिल्कुल नहीं बैठेंगे और अल्लाह ना करे यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। और दोस्तों, ये बात भी सच है, अगर इस बार वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये किसी कयामत से कम नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो वेपन्स यूज किए गए थे, आज हमारे पास उससे 100 गुना ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं। दोस्तों, क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और भी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।